सम्राट सिकंदर के भारत पर आक्रमण के इतिहास के बारे में पिछले भाग में हमने सिकंदर की पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझा और आगे बढ़ते हुए सिकंदर ने इस भूमि में पहला कदम रखा और ग्रीक पौराणिक कथाओं की जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान को देखकर सिकंदर फूले नहीं समाया। यूनानियों के पौराणिक संदर्भों में ऐसा क्या लिखा है कि हिंदुस्तान की धरती के दर्शन मात्र से सिकंदर इतना खुश हो जाए? हम इस सवाल तक पहुँचे थे। इस प्रश्न के अलावा इस कड़ी में हम किन स्थानीय राजाओं ने युद्ध से पहले ही उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इतना ही नहीं कैसे अपनों के ही खिलाफ विदेशियों की मदद करके देशद्रोह का इतना बड़ा पाप कैसे कर लिया, ऐसे शक्तिशाली शत्रु के सामने देश का कौन सा स्वाभिमानी राजा खड़ा हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, साहसी सिकंदर के अफलातून दावपेच कैसे थे जिसके कारण उसकी जीत हुई। इन सभी सवालों के हल ढूंढने के लिए हम इस सारे इतिहास के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए हमें यह पूरा एपिसोड देखना ही होगा। आओ चले फिर। यूनानियों के पुराणों में ऐसा क्या लिखा है कि भारत भूमि के दर्शन मात्र से सिकंदर इतना प्रसन्न हो गया? हम इस सवाल तक आकर रुके थे, तो चलिए पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस इतिहास में आगे बढ़ते हैं। यूनानियों की पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके पूर्वजों के बारे में माना जाता था कि वे मूल आर्य वंश की एक छोटी शाखा के रूप में भारत में सिंधु के पार गांधार प्रभृति क्षेत्र से ग्रीस चले गए थे। इसलिए सिकंदर यह सोचकर कि यह उसके पूर्वजों का मूल स्थान होगा, अपनी प्राचीन पितृभूमि को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने 1 महीने के लिए अपनी सेना को आराम दिया और ग्रीक देवता को संतुष्ट करने की दृष्टि से हिंदुओं की तरह ही एक त्योहार मनाया जिसमें यज्ञ और होम हवन कर बलिदान भी किए गए थे। यूनानियों को आयोनियन भी कहा जाता था। इस आयोनियन नाम पे से ही उन्हें भारत में यवन या योन नाम मिला होगा, लेकिन सभी विदेशी आक्रमणकारियों को यवन कहना गलत है, खासकर मुस्लिम आक्रमणकारियों को, क्योंकि यद्यपि यूनानी आक्रामक और विदेशी थे, फिर भी वे उस समय के सभ्य और विद्याव्यासंगी दुनिया से थे। लेकिन बाद में भारत में आने वाली मुस्लिम टिड्डियों के छापे धर्मांध, रांटी और विध्वंसक जैसी राक्षसी प्रवृत्ति के थे। खैर, उस समय वर्तमान पाकव्याप्त पंजाब में मौजूद छोटे बड़े राज्यों में पश्चिम में तक्षशिला के अंभी राजा का राज्य, उत्तर में अभिसारों का राज्य और दक्षिण दिशा में पोरस राजा का राज्य, ये 3 राज्य विशेष रूप से बड़े थे। चूंकि सिकंदर छोटे बड़े लेकिन ऐसे संकट के समय में भी बिल्कुल एक साथ न आने वाले राज्यों के साथ लड़कर और जीतकर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शुरू में ही उसका संबंध पश्चिम में स्थित तक्षशिला साम्राज्य के राजा अंभी से आया। खैबर दर्रे को ही अवरुद्ध न करना, संगठित न होकर हर एक राज्य का अलग अलग लड़ना, इन गलतियों के बाद तीसरी प्राचीन भारतीय गलती शुरू हो गई। अंभी राजा का कागजी नाम ओफिस है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसके पुत्र का नाम ओफिस था। जो भी हो, सिकंदर के पराक्रम सुनकर यह अंभी बिल्कुल घबरा गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट सिकंदर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। वास्तव में सिकंदर ही अंभी की सुसज्जित और विशाल सेना को देखकर डर गया था, लेकिन इससे पहले कि अपनी मर्दानगी की परीक्षा ली जा सके, अंभी ने दुश्मन के सामने अपने हथियार रख दिए और इससे सिकंदर का काम अपने आप आसान बन गया। सिकंदर से हाथ मिलाने का अंभी का दूसरा मकसद यह था कि राजा पोरस के साथ उसकी जानी दुश्मनी थी। तब तो दुश्मन का दुश्मन वो अपना दोस्त अनुसार अंभी राजा ने पोरस राजा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एक विदेशी आक्रमणकारी के साथ बिन दिक्कत हाथ मिला लिया। यह यहाँ नंबर 3 की और हमारे इतिहास की प्राचीन भूल है जो बार बार हमें देखने को मिलती है, और इससे हुई क्षति आज भी स्पष्ट है। दरअसल अगर एक विदेशी सभी राजा अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर सिकंदर के खिलाफ एक साथ सिर्फ खड़े भी हो गए होते, तो जो सिर्फ अंभी की सेना को देखकर चौंक गया था, वह ऐसे सभी राजाओं को एक साथ देखकर वैसे ही वापस नहीं लौट गया होता क्या? दोस्तों याद रहे, ये अगर मगर हमें भविष्य की दृष्टि से याद रखने हैं। खैर, संधि होने के बाद अंभी राजा ने एक विदेशी को अपने ही लोगों को तबाह करने में कैसे मदद की देखिए। उस समय कहीं भी पहुंचने में सबसे बड़ी चुनौती नदियों को पार करना था, क्योंकि उस समय आज जैसे पुल या हवाई जहाज नहीं थे, और यहाँ तो पूरी सेना को नदियों को पार करना था। इसलिए अंभी ने सिंधु नदी को पार करने के लिए सिकंदर के लिए नावों का एक पुल बनाया। पुल अटक से 25 किलोमीटर ऊपर अहिंद उर्फ उन गांव में स्थित होना चाहिए। मार्च 326 ईसा पूर्व के महीने में सिकंदर इस पुल से अपनी पूरी सेना के साथ तक्षशिला आ पहुंचा था। उस समय वह शहर बहुत प्रसिद्ध था। वहां हमेशा ही विद्वान बड़ी संख्या में मौजूद रहते थे और देश विदेशों से विभिन्न छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां आते थे और वहां कई विज्ञान और कलाओं की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन करते थे। इस इतिहास के आगे भारत के गौरवशाली इतिहास को रचने वाले 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति साधारण इसी समय के आसपास इस विश्वविद्यालय में ठहरे हुए थे। चलिए
इन दो महान भारतीयों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इन महान नामों को जानने के बाद उन्होंने आगे जाके जो साम्राज्य खड़ा किया उसकी नींव आप इस आक्रमण में आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसी आक्रमण से कई सबक सीखे और अपने अजेय साम्राज्य का निर्माण किया था। उपर्युक्त अभिसार का राजा और पोरस मित्र थे और कम से कम शुरुआत में तो उन दोनों के बीच सिकंदर के खिलाफ एक साथ लड़ने की ही योजना थी, लेकिन अम्बी की हरकतों को देखकर अभिसार के राजा ने भी अपने वकील को तक्षशिला सिकंदर के पास भेज दिया और उसका मंडलिक तत्व स्वीकार कर लिया। सिकंदर ने वही सलाह राजा पोरस को भेजी। यहाँ ध्यान दे कि सिकंदर न केवल एक बहादुर योद्धा था बल्कि एक महान राजनीतिज्ञ भी था। इसलिए पहले तो वो संधि करके युद्ध से बचकर अपना काम निकलने की कोशिश करता था, क्योंकि वह युद्ध से होने वाले आर्थिक और मानवीय नुकसान से अच्छी तरह वाकिफ था। यदि वे मेल नहीं खाते तो वह अनिच्छा से लेकिन दृढ़ता से लड़ने के लिए तैयार हो जाता। इसलिए वह यह देखना चाह रहा था कि क्या पोरस भी अम्बी और अभिसार के राजा की तरह मान रहा है या नहीं। लेकिन उसने अब तक राजा पोरस को पहचाना नहीं था। वह एक 6.5 फीट ऊंचा मजबूत इंसान था। उस मजबूत शरीर में एक स्वाभिमानी दिल और एक मजबूत दिमाग हमेशा वास करते थे। राजा पोरस ने सिकंदर से मिलने के सभी निमंत्रणों को अस्वीकार कर लिए और उल्टा उसे एक संदेश भी भेजा, मैं आपसे मिलने सीमा पर जरूर आ रहा हूँ, लेकिन अपनी पूरी सेना के साथ। और इस पत्र के बाद तुरंत वो सच्चे मर्दाना वीर पुरुष, भारत माता का सच्चा सपूत झेलम नदी के पूर्वी तट पर सिकंदर से मिलने के लिए 50,000 की सेना के साथ पहुंच भी गया। पोरस का राज्य झेलम यानी प्राचीन भारतीय नाम वितस्ता नदी और चिनाब जिसका प्राचीन भारतीय नाम चंद्रभागा नदी, इन नदियों के बीच गुजरात और शाहपुर जिलों के बीच स्थित था। ये वाला गुजरात अब पाकिस्तान व्याप्त भारत में है। लोकेशन आप देख ही रहे हो। वहाँ सिकंदर भी तक्षशिला से रवाना हुआ और 326 मई को राजापुर के सामने झेलम नदी के पश्चिमी तट पर 15 दिनों के भीतर उतरा। सिंधु नदी उतरने के लिए जो नावें इस्तेमाल की थी उन्हीं नावों के टुकड़ों को सिकंदर गाड़ियों में डालकर झेलम नदी पर ले आया। सिकंदर ने पोरस के पौरुषत्व को पूरी तरह से भांप लिया था और बहुत दिनों के बाद कोई टक्कर का प्रतिद्वंद्वी मिला है ये जान चुका था। इसलिए आते ही उसने रणनीति बनानी शुरू कर दी। दोस्तों, क्योंकि इस युद्ध की यह पूरी रणनीति दिलचस्प और अभ्यासनीय होने के कारण कृपया इसे ध्यान से समझे। पहले राजा पोरस की सेना सामने आके खड़ी होने से और गर्मी के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आने से वजह से नदी को पार करना संभव नहीं था। तब उसने ये अफवाह फैला दी कि जब तक बाढ़ कम नहीं होगी तब तक वह नदी पार नहीं करेगा, और इससे उसने राजा पोरस को गाफिल करने का काम शुरू कर दिया। वैसे ही नदी की ओर सामने वाले तीर का अभ्यास कर तमाम जानकारी प्राप्त की। मानसून की शुरुआत के तुरंत बाद बाढ़ और बढ़ गई, परंतु इसी प्रतिकूल परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए सिकंदर की अगली चाल यह थी कि चकमा देने के लिए अपनी सेना को बीच में ही अचानक आगे बढ़ा देता और जब पोरस की सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती तब तक फिर से पीछे आ जाता। ऐसी हरकत करके उसने पोरस के मन में यह भ्रम पैदा कर दिया कि सिकंदर सिर्फ ढकोसला दे रहा है, वह नदी पार कर यहाँ आकर लड़ने वटने वाला कुछ है नहीं। यह सोचकर वह और भी निश्चिंत हो गया और सिकंदर का यह प्लान भी कामयाब हो गया। इस प्रकार पोरस राजा को बेखबर करते हुए उसने नदी के ऊपर और नीचे दोनों छोरों की ढलानों का पता लगा लिया। एक रात राजा पोरस के सामने अपनी बड़ी सेना को जनरल क्रेटेरस के हाथों नीचे खड़ा कर और खुद पैदल सेना की एक छोटी टुकड़ी लेकर राजा ने बारिश से उफान पर रही नदी पार की, लेकिन वह किसी और ही द्वीप पर पहुंच गया। चूंकि वह द्वीप एक अलग ही राज्य का हिस्सा था, इन आगंतुकों पर उस राज्य के वहां तैनात तीरंदाजी बलों द्वारा हमला किया गया। इस हमले को बड़ी मुश्किल से नाकाम करने के बाद सिकंदर फिर से आगे बढ़ा, लेकिन वह फिर से एक अलग द्वीप पर पहुंच गया। बेशक वह इस सब से नाराज हो गया, लेकिन बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। वह फिर आगे बढ़ा और आखिर मनचाहा किनारा उसने प्राप्त कर ही लिया। दोस्तों, यहाँ हम सिकंदर के धैर्य और संयमी स्वभाव का प्रमाण देखते हैं। यहाँ से उसने छोटी छोटी टुकड़ियां बना ली और पीछे से पुरु की सेना पर आक्रमण कर दिया। आइए अब इन दोनों सेनाओं की विशेषताओं पर जरा चर्चा करें और आगे बढ़ें। पोरस की सेना में 200 युद्ध हाथी, 30,000 पैदल सेना, 4,000 घुड़सवार और 300 रथ शामिल थे। ये रथ भी इतने विशाल थे कि हर एक रथ से 4-4 घोड़े जुड़े थे और 2 तीरंदाज, 2 ढाल वाले, 2 सारथी, ऐसे 6-6 सैनिक थे। पैदल सेना के पास ढाले और धनुष बाण थे। पोरस की ऐसी सब जोरदार तैयारी थी। आइए अब सिकंदर की सेना की स्थिति को समझते हैं। सिकंदर के शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण हथियार था भाला। उसका एक भाला 18 से 20 फुट लंबा हुआ करता था। उसकी घुड़सवार सेना और पैदल सेना इन लंबे भालों को फेंकने में बहुत माहिर थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय घोड़ों की जीन का आविष्कार नहीं हुआ था।
फिर भी वे घोड़ों की नंगी पीठ पर बैठकर भाले फेंकने और शस्त्रों से लड़ने में बेहद माहिर थे। उसका प्रत्येक सैनिक लगातार युद्ध खेलकर युद्ध की कला में अत्यधिक कुशल बन चुका था। इसके अलावा उसके हर एक सैनिक के पास हेलमेट और कवच थे और किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए किसी भी सैनिक के लिए नैतिक साहस या नेक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। इधर वह साहस उनकी इस भावना से पैदा हुआ था कि हमारा ये राजा एक दिव्य पुरुष है। सिकंदर खुद को उनके जू भगवान का पुत्र कहलाता था। तब उस सेना का उद्देश्य परमेश्वर के ऐसे अवतार को खुश रखने के लिए उसकी सभी आज्ञाओं को पूरे मन से पालन करना था। अब वास्तविक युद्ध क्षेत्र के उतार चढ़ाव को समझते हैं। हालांकि राजा पोरस की तैयारी जोरदार थी, लेकिन उनकी सेना बोझिल थी। साथ ही सिकंदर ने बहादुरी से सही समय पर सरप्राइज अटैक किया था। भारी बारिश में हमला करने से पोरस के विशालकाय हाथी और भारी रथ कीचड़ भरी जमी पे तेजी से हलचल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सिकंदर की सेना अबद्ध थी, उसकी हरकतें तेज थी। साथ ही पोरस की कुछ महत्वपूर्ण सेनाओं के पास ही कवच था, बाकी सेना अनाच्छादित लड़ रही थी। तो सिकंदर के लंबे भालों के लिए ऐसे सैनिक आसान लक्ष्य थे। तीसरा, हालांकि युद्ध हाथी से लड़ने का यह उनका पहला प्रसंग था, लेकिन उसने पहले से ही उसका भी समाधान ढूंढ निकाला था। तदनुसार उसने अपनी सेना को उन विशाल जानवरों के सबसे नाजुक हिस्से यानी उनकी आंखों पर प्रहार करके उन्हें घायल करने के लिए कहा। हाथी एक भारी जानवर दुश्मन की सेना को जितना नुकसान पहुंचाता है, अगर डर जाए और बेकार जाए तो अपनी सेना का भी उतना ही नुकसान करता है। यहाँ यही हुआ। घायल हाथियों ने अपनी ही सेना में तोड़फोड़ की और अपनी ही सेना को अधिक नुकसान पहुंचाने लगे। इतना ही नहीं, सिकंदर ने पोरस को पूरी तरह से चेकमेट करने के लिए एक और बड़ी और उत्कृष्ट चाल चली थी। वो थी, जब यहाँ युद्ध छिड़ गया तो नदी के पार उसकी मुख्य सेना ने क्रेटेरस की कमान तले नदी के नीचे वाले हिस्से से, जो पहले से खोजी गई उतर थी, वहां से नदी को पार किया और नीचे की ओर से भी पोरस पर हमला कर दिया। इससे पोरस बहुत हैरान हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वह सबसे बड़े हाथी के ऊपर से अंत तक जबरदस्त वीरता के साथ लड़ते रहे। लेकिन अंत में 9 घावों से घायल पोरस क्रेटेरस के हाथों जिंदा पकड़े गए। उसे पकड़कर पोरस के पास ले जाने के बाद उनके बीच वो प्रसिद्ध ऐतिहासिक संवाद हुआ। सिकंदर ने पोरस से, जो एक घायल अवस्था में लेकिन फिर भी अपनी हठीली गर्दन के साथ उसके सामने खड़ा था, उनसे पूछा, आप मुझसे कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? पोरस ने तेजी से उत्तर दिया, एक राजा की तरह। लेकिन इस एक धैर्य भरे जवाब से अभिभूत होकर पोरस को अपना राज्य वापस देने के लिए सपने में दिया हुआ वादा जगने के बाद सही में निभाने के लिए वह कोई भावनिक हिंदू राजा नहीं था। तो फिर क्यों 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 इस तो फिर क्यों का उत्तर समय की कमी के कारण हमें अगले भाग में मिलेगा। वहीं हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार सिकंदर की सवारी का इतिहास पोरस की इस घटना के साथ यहीं रुकता है। इसके विपरीत इस सवारी का भारतीय इतिहास वास्तव में यहीं से शुरू होता है। दी ग्रेट अलेक्जेंडर की दिव्यता और अजयता का पर्दा इस भारतीय धरती पर भारतीय योद्धाओं द्वारा ही फाड़ा गया था। हम उसका भी पूरा विस्तृत इतिहास अगले भाग में देखेंगे, तो अगला भाग जरूर देखें और उसका नोटिफिकेशन समय पर पाने के लिए अपने इस इबुना और हम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन के विकल्प को जरूर सेट करें। साथ ही हम आप सभी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि इस तरह के महत्वपूर्ण विस्तृत इतिहास को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करके ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक पहुंचाने के हमारे इस कार्य में अपना भी योगदान दें। धन्यवाद। वंदे मातरम।